प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। अच्छा मुसर्रत साहब, एक ये भी चीज़ है कि नॉर्मली एक तासुर ये भी है कि जब कोई सोसाइटी लॉन्च होती है तो बड़े सब स्पार्क दिखाए जाते हैं सोसाइटी के बारे में कि जिसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। बेसिकली उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर सहूलियात का बहुत ही फुकदान होता है। उस पर नोटिस कौन लेगा या कौन लेता है उस पर नोटिस लेने के लिए तो खैर इतने इदारे हैं कि मैं उनके नाम गिनवाना शुरू करूँ तो आप परेशान हों। लेकिन हमारी ट्रेजिडी ये है कि दोनों का कसूर है। हुकूमत अपने मामलात को ऐसन तरीके से करने को तैयार नहीं। मैं इसकी एक छोटी सी आपको मिसाल दूं। CDA में एक दफ़ा मैं गया और एक वो जो क्लर्क बादशाह थे वो बैठे हुए थे, तो किसी बात पे उन्होंने मुझसे पैसे मांगे तो मैं गुस्सा हो गया। मैंने कहा तुम ये बताओ कि तनख्वाह किस बात की लेते हो? उन्होंने कहा जी बड़ी प्यारी बात की है एजाज साहब, तनख्वाह मैं लेता हूँ सर दफ्तर में आके बैठने की। अच्छा। काम करने के पैसे आपसे लूंगा, काम के पैसे देंगे तो काम करूंगा। अच्छा। जहां नफ्सियात ऐसी हो जाए कि आप दयानतदारी से अपने काम को या दयानतदारी से हक हलाल की कमाई खाने को ही तैयार ना हो, माशरा बिगाड़ का शिकार हो जाता है। आप यकीन करें हमारी बदकिस्मती है कि जिसका जहां तक हाथ चलता है वो इतना बदयानत, यानी लोग इतना ब्लंटली बता देते हैं कि जी हम तो ये काम करेंगे और उसके पैसे लेंगे आपसे। एग्जैक्टली, अब तो कोई बुराई नहीं है जी, इसीलिए तो उन्होंने बता दिया आपको। देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं, मैं जब छोटा था स्कूल में प्राइमरी हाई, तो हमारे जिस महल्ले में हम रहते थे सरकारी कॉलोनी थी, एक साहब थे जो रिश्वत लेते थे और हमारे वालिदैन कहते थे इसके बच्चों के साथ मत खेलना। और हमारे वालिदैन भी उसके साथ ताल्लुकात नहीं रखते थे कि ये रिश्वत लेता है, ये करप्ट आदमी है। आज जो रिश्वत नहीं लेता पूरा महल्ला कहता है ये बेवकूफ़ आदमी है। रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा रिश्वत कौन सा सेक्टर ले रहा है? CDA। देखिए बात यह है कि जहां भी पब्लिक डीलिंग में आप जाएंगी ना, वहां हर आदमी हाथ फैला के खड़ा होगा। और रिश्वत देने की नौबत आती क्यों है? हाँ, रिश्वत देने की नौबत इसलिए आती है कि जब कोई शख्स 5-10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदता है, अच्छा, तो उसकी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी एक ट्रांसफ़र लेटर होता है। अच्छा। जो प्रोसेस होने के बाद जब ट्रांसफ़र लेटर आपको मिलता है या रजिस्ट्री आपको मिलती है, सेल डीड मिलती है, तो आदमी सुकून का सांस लेता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम आ गई। इस प्रोसेस के अंदर जो लोग मुलविस होते हैं वो ऐसी अगर उनको पैसा ना मिले, उसमें ऐसी गलतियां, कोताहियां, कानूनी मोशगाफियां निकालते हैं कि वो मामला लंबा होता चला जाता है, हत्ता के इंसान को खौफजदा करके उस लेवल पे ले आते हैं कि ना चाहते हुए भी इंसान रिश्वत जैसे अमल में मुलविस हो जाता है। अच्छा सर, एक ये भी चीज़ होती है कि जैसे लोग कहते हैं कि जी आप अगर प्रॉपर्टी का काम करना है तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, तो कौन सी इन्वेस्टमेंट जो वो बेहतर होती है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, शॉर्ट टर्म जुआ होता है। जो लोग शॉर्ट टर्म के कॉन्सेप्ट से रियल एस्टेट में आते हैं, माजरा चाहूँगा कि वो लोग तो या लूटे जाएंगे या थोड़ा बहुत अगर उस शॉर्ट टर्म में कमा भी लेंगे तो आखिर में वो निकल जाएगा। मैं आप लोग इसको पब्लिश नहीं कर सकेंगे, और जो मैं आपको लफ्ज़ कह रहा हूँ या जो मिसाल दे रहा हूँ कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल बहरिया टाउन है कि तमाम लोगों ने शॉर्ट टर्म के चक्कर में वहाँ फंसे और आज इस मुल्क का 60,000 इंसान रो रहा है शॉर्ट टर्म के चक्कर में। हाँ, टर्म लॉन्ग टर्म में होता है कि लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म जो होती है वो इस्तेमाल होती है हफ्तों के लिए या चंद महीनों के लिए। रियल एस्टेट में जब भी इन्वेस्ट करें कम से कम अपने जहन में 1 साल का कॉन्सेप्ट लेकर इन्वेस्ट करें, और अगर आप 5 साल के कॉन्सेप्ट से करते हैं तो आप बहुत शानदार हैं। बड़ी अजीब सी, अच्छा खेल रहे हैं आप। एक बड़ी अजीब सी मिसाल मैं दिया करता हूँ, पता नहीं आपको लोगों को पसंद नहीं आती। मैं ये कहता हूँ कि प्रॉपर्टी गली में बैठा हुआ वो कुत्ता है जिससे आप गुजरते हुए डरेंगे तो वो आप पे गुर्राएगा भी और शायद आपको काटेगा भी, लेकिन आप बेफिक्र होकर उसके पास से गुजर जाएं, उसकी जरूरत नहीं होगी आपकी तरफ देखे भी। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद अगर आप खौफजदा हो गए और खौफ के आलम में आपने फैसले किए तो आप नुकसान के फैसले करें, यानी कुछ हासिल नहीं किया आपने। बिल्कुल। और अगर आपने सुकून से प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी कभी किसी को नुकसान नहीं देगी। अच्छा मुसर्रत साहब, ये भी चीज़ है कि किसी भी सोसाइटी के लिए ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकेगा
एक एनओसी की क्या वैल्यू है, क्योंकि तासुर ये भी समझा जाता है कि एनओसी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सोसाइटी की डेवलपमेंट देखें, आप सोसाइटी की ये देखें वहाँ पर पोजीशन अवेलेबल है, एनओसी का कोई मसला नहीं, बाद में आ जाएगी। एक आम आदमी जो नौसरबाज होता है ना जी, उसके हाथ में बड़ी शानदार एक सिगरेट की पैकेट होता है बाहर का, कलफ लगड़े बड़े शानदार कपड़े होते हैं, हाथ में बहुत कीमती घड़ी होती है, चंद सोने की अंगूठियां होती हैं, और शानदार गाड़ी में वो सफ़र कर रहा होता है। अच्छा। क्योंकि उसने लोगों को अपने शहर में मुब्तला करना है, तो उसने ये इस चकाचौंध को बढ़ाना है। इसी तरीके से 2 नंबर सोसाइटियाँ जो उठेंगी ना, वो सबसे पहले अपना गेट और शुरू का इब्तदाई हिस्सा इतना ज़बरदस्त बनाएंगी, और वही लोग मार खाते हैं जो इस तमाम चीज़ों को देखकर उस चीज़ में दाखिल होते हैं। जब तक देखिए हमारी बदकिस्मती क्या है, बच्चा बीमार हो गया, हम 10 डॉक्टर देखते हैं, यार स्पेशलिस्ट कौन है, मशवरा भी करते हैं, यार बच्चे को डॉक्टर को दिखाना है, किसके पास लेके जाएं। लेकिन जब हम रियल एस्टेट खरीदने लगते हैं तो हम सोचते हैं यार कौन सा रियल एस्टेट एजेंट है जो हमसे से कम पैसे लेगा। आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि आप किसी कंपाउंडर से जाकर हार्ट की सर्जरी कराएं और आप सोचें कि जी आप रिकवर कर जाएंगे। इसी तरीके से जब तक एक रियल प्रोफेशनल के पास जाकर आप किसी सोसाइटी या किसी जगह पर प्रॉपर्टी लेंगे, मेरे पास कोई शख्स आता है, मुझे पता होता है इस सोसाइटी का एनओसी मौजूद है, इसकी ज़मीन कितनी है, इन्होंने प्लाट कितने बेचे हैं, और मैं अमूमी तौर पे उनको कहता हूँ इस बंदे की रेपुटेशन ठीक नहीं है, मत लें आप यहाँ। हालांकि वो सोसाइटी वाले हमें कहते हैं जी कि हम आपको 10% देंगे, 15% देंगे, लेकिन बात यह है हमेशा नौसरबाज कहते हैं उस वक्त तक भूखा नहीं मरता जब तक लालची शहर में बसते हैं। रियल एस्टेट में जब भी कोई चीज़ आपको बहुत फ़ायदामंद नज़र आ रही हो, ख़तरे की घंटी बजा लें, कोई गड़बड़ है, एक तरीक़ा कार के तहत प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट जो रजिस्टर्ड है उसके पास आएँ, आप कभी भी मार नहीं खा सकते। जिस तरह से आप जब किसी प्रोफेशनल के पास जाएं तो आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि आप जल्दी से बस बात करें, जल्दी से क्वेश्चंस पुट करें और उठ जाएं, क्योंकि माशाल्लाह से आपकी तो गुफ्तगू ऐसी है कि बंदा उसके अंदर सहर हो जाता है, फिर सवालात के सवालात निकलते रहते हैं। अब हमारे पास टाइम भी कम रह चुका है, मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं कि आपके रियल एस्टेट के हवाले से हुकूमत से क्या मुतालबात हैं, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? देखिए एक गुजारिश सिर्फ इतनी है, हम हमेशा हुकूमत को एक बात कहते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाओ ना, तो हमारी सारी ज़िंदगी इस रियल एस्टेट में गुजरी है, आप हमसे मुशावरत करो। ये वाहिद मुल्क है जहाँ रियल एस्टेट की कोई वजारत ही नहीं है, ये वाहिद मुल्क है जहाँ रियल एस्टेट की बाकायदा प्लानिंग करने का पूरे मुल्क का कोई इदारा ही नहीं है, वाली वाली से कोई नहीं, कोई नहीं। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर रियल एस्टेट के मुतल्लिका इदारों में लोग सिफारिशों पे और ताल्लुकात पे भर्ती होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये जहन में रखें, जब इस्लामाबाद बना था तो इस्लामाबाद का चेयरमैन यहिया खान को बनाया गया था, बिल्कुल ऐसे ही है। और इस वक्त वो बहुत कमांडिंग जर्नल हुआ करता था। आज क्या है, आज आप देख लें किस किस्म के मामलात, क्या सूरत हाल है, क्या कुछ है। जब तक इस मुल्क में रियल एस्टेट के कारोबार और रियल एस्टेट एजेंट को संजीदगी से लिया नहीं जाएगा, उनके साथ बैठ के मुशावरत नहीं की जाएगी, इस मुल्क की इकानमी की बुनियाद मजबूत खड़ी नहीं हो सकती। तो क्या आने वाले दिनों में आपको लग रहा है कि रियल एस्टेट का सेक्टर मजबूत होगा? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से इमरान खान साहब, मैं ये कहूँगा 2 साल प्लानिंग करते रहे और अब उन्होंने चीज़ों को संजीदगी से लेना शुरू किया। अगर इसी तरीके से इमरान खान साहब ने रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन को संजीदगी से लिया तो आप यकीन रखें कि अगले 2 से 3 साल में इसके असरात आपको पाकिस्तान के हर शहरी पे नुमायां नज़र आएंगे। क्यों? रियल एस्टेट बुनियाद, कंस्ट्रक्शन उसके साथ, उससे वाबस्ता 42 इंडस्ट्रीज़, और उस 42 इंडस्ट्रीज़ के साथ जिस वक्त इतना बड़ा सर्कल पैसे का चलता है तो उसमें से हर आदमी को हिस्सा मिलता है। आपके पास आज फ़र्ज़ किया आपको ये यकीन हो जाए कि आपको हर महीने 10 लाख रुपया मिल रहा है, ऑफ कोर्स आप कपड़ों के ऊपर बहुत बेहतर जाएंगी, आप जूतों की तरफ बहुत बेहतर जाएंगी, आप रेस्टोरेंट बेहतरीन एंजॉय करेंगी, आप ट्रैवलिंग बेहतरीन करेंगी, आप बेहतरीन तरीके से सैर के लिए जाएंगी, आप हर शोबे में खर्च करेंगी। तो ये 10 लाख आपके पास नहीं होगा, ये 10 लाख 200 लोगों के ऊपर जाएगा। और अगर एक शख्स 200 लोगों के जरिए रोजगार का बनता है
तो आप खुद सोचिए कि पूरा मुल्क किस हिसाब से एक बेहतरीन मईशत के साथ आगे चल सकता है। नाज़रीन, कैसे ये इंटरव्यू ख़त्म हो गया है कुछ पता ही नहीं चला और बहुत से सवाल हमने किए, लेकिन सर हम एक नशिस्त आपके साथ और रखना चाहेंगे ताकि आप हमें दोबारा टाइम दें और हम दोबारा आपसे बात करें, क्योंकि मेरे ख्याल में आपके साथ तो हमारा सवालात का सिलसिला जो भी जारी रहेगा। लेकिन मैं अपने व्यूवर्स को एक बात कहना चाहूँगी कि इसके साथ ये वाला इंटरव्यू तो ख़त्म हो गया, लेकिन आपसे मुलाकात होगी एक नए इंटरव्यू में एक नई कारोबारी शख्सियत के साथ। लेकिन तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हाँ, एक काम तो आपने लाजमी करना है, वो क्या है, बड़ा आसान सा कि आपने जाके चैनल सब्सक्राइब करना है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ प्रेस करना है बस, और बेल आइकन भी प्रेस करना है। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।